एक ही घर में 6 लोगों की मौत हो जाती है। 7 लोग रहते हैं लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल साफ साफ बच जाता है, उसके शरीर पे एक खरोंच तक नहीं आती। आखिर इस पूरे घटना को अंजाम देने वाला वो कौन व्यक्ति होता है? 6 लोगों को मारकर 1 लोगों को छोड़ देता है। आखिर उसके पीछे वो क्या मानसिकता लेकर के उसको छोड़ता है? क्या वजह रही कि इन 6 लोगों को रातों रात मौत के घाट उतार दिया? मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव है जिसे बोलते हैं पाल्हापुर, वहां की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। 10 मई के रात पूरा परिवार इकट्ठा होता है और रात 2 से 4 बजे के बीच में ये पूरा का पूरा वारदात होता है। सुबह सुबह इस घटना में जो मारा जाता है, जिसका नाम अनुराग था, उसके बड़े पिताजी का घर जस्ट सामने था। उनकी बड़ी माताजी जब घर आती हैं इसके घर में तो देखती हैं कि अनुराग की माता की लाश पड़ी हुई है। जब और अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि सामने एक रूम में अनुराग की लाश पड़ी हुई है, और अंदर जाती हैं तो आंगन में 3 बच्चों को वो देखती हैं, जिसमें से एक बच्ची जो बड़ी वाली थी वो वहीं पे दम तोड़ चुकी थी, बाकी 2 छोटे जो बच्चे थे वो वहाँ पे तड़प रहे थे। फिर और ऊपर जाती हैं, जब छत पे पहुँचती हैं तो देखती हैं कि अनुराग की पत्नी प्रियंका भी छत पे एक चारपाई पे मरी पड़ी है। फिर ये सारा दृश्य देख करके पूरा अंदर से कांप जाती हैं और पूरा धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस जब आती है सारी वारदात को देखती है तो वहाँ पे जो अनुराग सिंह का छोटा भाई था अजीत सिंह ने जो बयान दिया, उस बयान को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस भी ये बयान देती है कि ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में अनुराग ने दारू पी करके शराब के नशे में मानसिक संतुलन खो दिया और पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। क्योंकि अजीत सिंह ने यही बताया था कि वो मुझे भी मारने वाला था, मैं किसी तरह से बच गया, बाकी भैया ने सारे परिवार को ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में अजीत सिंह ने जो बात बताई, वो बात पे पुलिस को शक तब हुआ जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात आई कि अजीत सिंह जो बोल रहा है वो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं मैच करती। क्या? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया था कि जो अनुराग है वो अनुराग के सर में एक गोली लगी है, दूसरी गोली उसके गले में फंसी हुई है, 2 गोलियां लगी हैं और फिर उसके सर पे हथौड़े का निशान भी है। तो पुलिस ये सोच रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर सकता है, हथौड़े से नहीं मार सकता, और गोली भी मारेगा तो 1 गोली मारेगा, इसको 2 गोली लगी है। इस बात पे पूरा का पूरा शक जाता है पुलिस को कि कोई न कोई तो है जो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। तो फिर उसकी जांच पड़ताल फिर से शुरू होती है और पता चलता है लास्ट में जाकर के कि जो अजीत सिंह है उस पे जाकर के पुलिस की निगाह पूरी की पूरी टिक जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम में अजीत ही घर में था, घर में कोई और था नहीं। तो सारी सच्चाई जो है उसे इसी को पता होगी कि आखिर वो कौन व्यक्ति था, ये पूरे घटना को कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो अजीत सिंह बोलता है कि मैं देखिए हार्ट का पेशेंट हूँ। तो पुलिस बोलती है कोई बात नहीं, आपको साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, आप आराम से बताइए, सारी सच्चाई बताइए, आपको जो दवाई चाहिए, जो खाना पीना चाहिए सब मिलेगा आपको, लेकिन आपको सोने नहीं दिया जाएगा तब तक जब तक कि आप पूरी सच्ची घटना बता नहीं देते कि उस रात हुआ क्या था। अजीत सिंह बार बार बोल रहा था कि नहीं सर, मेरा जो बड़ा भाई है अनुराग, उसी ने ऐसा किया है, वही झगड़े कर रहा था, कई दिनों से घर का माहौल पूरा ख़राब चल रहा था, वो दारू के नशे में आकर ऐसा किया, मैं अपने आप को किसी तरह से घर में कैद करके बचा पाया। लेकिन पुलिस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, वो बार बार पूछ रही थी सच बता दो। 1 रात, 2 रात, 3 रात गुजर गए, लेकिन अनुराग सिंह टूट गया लास्ट में जाकर के, और वो बताता है कि हाँ घटना कुछ ऐसी हुई थी उस रात। अब वो सच्चाई बताता है। होता क्या है कि 13 मई को सीतापुर में इलेक्शन होने वाला था, तो लखनऊ में रह रहे थे इसके बड़े भाई अनुराग और उनकी प्रियंका एक फ्लैट लेकर के वहाँ पे, क्योंकि प्रियंका वहाँ पे जॉब करती थी, अपने बच्चों को वहीं पे बड़े अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाया करती थी। और जो अनुराग सिंह है वो पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, मतलब ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे वो खेती करता था, जैविक खेती करता था, बड़ा अच्छा मुनाफा कमाता था। और अजीत सिंह एक गवर्नमेंट टीचर था, उसकी भी 2 बेटियाँ थी, उसकी पत्नी थी। तो 10 मई की रात को अजीत सिंह ने प्लान करा कि अपनी पत्नी और बच्चों को वो मायके भेज देता है। 10 मई की रात को प्रियंका और अनुराग और अपने 3 बच्चों के साथ घर पे आते हैं। घर पे एक माँ रहती है
अनुराग सिंह जो है वो भी आता है। अजीत का प्लानिंग ये था कि रात को डिनर में जो खाना बनेगा उसमें मैं नींद की गोली मिला दूंगा और नींद की गोली खाने के बाद सभी लोग बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस घटना को अंजाम दूंगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा हो गया। अनुराग और उसकी पत्नी और उसके बच्चे बाहर से ही खाना खा के आ गए, वो घर पे खाना खाए ही नहीं उस दिन। तो अजीत की प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही थी। तो अचानक से उसके दिमाग में शैतानी आइडिया ने जन्म लिया रात 12 बजे के बाद, और लगभग 2 बजे उसने उस आइडिया को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाया। घर में जाकर के जो मेन स्विच बोर्ड था वहाँ से उसने लाइट का कनेक्शन काट दिया, पूरे घर में अंधेरा हो गया। और प्रियंका सिंह जो जॉब करती थी, वो एसी में रहने वाली औरत थी, उसको जब गर्मी लगी तो वो अपना रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और बाहर आकर के छत पे जाती है। छत पे जाकर के एक खाट बिछा करके, चारपाई बिछा कर वहाँ पे लेटती है और कुछ ही मिनटों के बाद अजीत सिंह का वहाँ पे एंट्री होता है। वो पहुँचता है और प्रियंका को लगता है कि कोई आया है, आहट होती है और वो बोलती है कौन। फिर देखती है तो अजीत खड़ा है। बोलती है कि अजीत जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाइए सो जाइए, लाइट कट गई है, बड़ी गर्मी हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो अजीत बोलता है कि मैं तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाने आया हूँ, मैं नहीं सोऊंगा। तुम लोगों ने मेरा जीवन बहुत ही टेंशन में कर दिया था, अब मैं तुम्हें सुलाऊंगा सदा सदा के लिए। कहती क्या कहना क्या चाहते हो तुम। अजीत सिंह उसी समय अपने हाथ में हथौड़ा लिया होता है, उस हथौड़े से उसके सर पे वार करता है। उसके बाद वो गिर जाती है, खून बहने लगता है, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अजीत सिंह उसके सीने में धड़ाक से गोली मार देता है और मौके वारदात पे ही प्रियंका की मौत हो जाती है। तब तक उसकी माँ को आहट होती है। माँ अंदर से निकल करके छत पे आती है और देखती है कि अजीत ने तो अपनी भाभी को मार दिया, और वो चिल्लाती है अजीत तूने ये क्या किया, इतना बड़ा काम कर दिया तूने अपनी भाभी को मार दिया। और वो जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो अजीत उसके भी सर पे एक हथौड़ा दे मारता है, अपनी माँ के सर पर भी। माँ के सर भी फट जाता है, खून बहने लगता है। अपने पल्लू से उसको ढकने की कोशिश करती है और नीचे की तरफ भागती है। जब नीचे की तरफ भागती है तो अजीत उसके पीछे आता है और आ करके अपनी माँ को दनादन 2-4 हथौड़ा और मार देता है और नीचे माँ गिर करके मर जाती है। दोस्तों इसके बाद अजीत का जो राक्षसी तांडव था खत्म नहीं होता। इसके बाद वो अपने भाई के रूम की तरफ बढ़ता है और जैसे ही भाई के रूम का दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है, भाई का रूम का दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन था, खुला दरवाज़ा ही वो सो गया था। और जा कर के सोते हुए भाई के कनपटी पे बंदूक लगा करके एक गोली चला देता है और उसके बाद एक हथौड़ा भी जड़ देता है उसके सर पे कि यही मेरी सारी समस्या की जड़ था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि कोई उसे ये काम करते हुए देख रहा है। अश्वी जो अनुराग की बड़ी बेटी थी 12 साल, वो ये सब देख रही थी और वो अपने पिता की तरफ जैसे ही बढ़ती है चिल्लाते हुए, अजीत कांप जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो इसकी बेटी ने देख लिया। और वो धड़ाक से दूसरी गोली चलाता है जो अश्वी को न लग के फिर से अनुराग को लग जाती है और अश्वी वहाँ से भागती है, छत की तरफ जाती है, पीछे जाता है, ऊपर जाकर छत पे एक हथौड़ा से मारकर उसका पैर तोड़ देता है। फिर उसके बाद उसको भी गोली मार करके छत से नीचे फेंक देता है। अश्वी की भी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद रूम में जाता है अजीत और रूम में जाकर के सोते हुए 2 मासूम छोटे प्यारे प्यारे, जिसे भगवान का स्वरूप कहा जाता है, 8 साल की बच्ची आरवी और 5 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था अद्विक, उसे भी हथौड़े से मार करके ऊपर छत पे ले जा करके नीचे फेंक देता है। और इस तरह से पूरे के पूरे 6 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद अपनी काली करतूत को साफ करने के लिए वो बाथरूम में जाता है। जाकर सोचता है ये जो खून के धब्बे लगे हुए हैं इसको मैं धो दूं, लेकिन वो खून के धब्बे छूटने वाले नहीं थे, मिटने वाले नहीं थे। उसने क्या किया, अपने कपड़ों को निकाला, दूसरा कपड़ा पहना और तब तक बज चुके थे सुबह के 5 और बाहर आता है। और आकर के जैसे ही बाहर आता है तैसे उसकी बड़ी माताजी सुबह सुबह आ रही थी और उनके सामने आकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि बड़ी मम्मी, ताई जी, अनुराग ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। रोते गिड़गिड़ाते हुए उनके सामने कहता है कि वो दारू के नशे में आया, शराब पी करके माता को मार दिया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सबको मारकर लास्ट में खुद गोली मारकर सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरा चहलकम मच जाता है, पुलिस आती है। और इस दौरान जब ताई अंदर जाती हैं, देखती हैं कि सब तो मर चुके थे लेकिन 2 बच्चे जो आरवी और अद्विक था वो उनकी सांसें चल रही थी। तो उन लोगों ने कहा इसको, गांव वालों ने कहा इसको फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाओ।
तो उसने जो ही गांव वालों ने कार की चाबी मांगनी चाहिए, अजीत ने कार की चाबी भी नहीं दी और उसके बाद किसी तरह से गांव वालों ने अरेंज करके उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि हॉस्पिटल जाने के बाद दोनों के बच्चों की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। इस तरीके से जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सुनाता है अजीत अपने मुंह से कि मैं ही था वो कातिल, मैं ही हूँ इन सारी घटनाओं के पीछे, तब जाकर के पुलिस कहती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, क्या रीज़न था तुम्हें ऐसा करने का। वो तुम्हारे सगे भाई थे, तुम्हारी भाभी थी, तुम्हारी माँ थी, तूने इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा घोर अपराध करने की हिम्मत कैसे जुटाई। तो वो बताता है जो बात, वो कहता है कि मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने 16 लाख का केसीसी बनवाया था अपने नाम से और 8 लाख की केसीसी मेरी माता के नाम से बनवाया था। लेकिन अनुराग उसी खेती से पैसा कमाता है, बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है। उसकी पत्नी लखनऊ में काम करती है, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, करोड़ों का फ्लैट में रहते हैं वो लोग। और मेरी सिर्फ एक मामूली सी गवर्नमेंट जॉब है, मैं एक टीचर हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने भी लोन लेकर के घर बनवा रहा हूँ बगल के गाँव में। और मुझे दिन रात बैंक वाले परेशान करते थे और मैं बार बार भैया को बोलता था, भाभी को बोलता था कि कृपया ये पैसा केसीसी का जमा कर दीजिए इस खेती से जो भी आप कमा रहे हो। लेकिन वो दोनों लोग इस बात को बार बार नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी माता भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी कि मैं कितना मानसिक टेंशन में चल रहा हूँ। और दूसरी बात कि मैं बहुत ही जलता था इन लोगों की तरक्की से, मेरे भैया और भाभी के बच्चों की तरक्की से, उनकी तरक्की से, समाज में उनके स्टेटस से। मेरी आधी से ज़्यादा जो मेरी इनकम थी, जो कमाई थी, वो मेरे EMI में चली जाती थी। मैंने जो घर बनाने के लिए लोन लिया था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कई महीनों से प्लान कर रहा था कि मैं भैया और भाभी को सदा सदा के लिए इस दुनिया से उठा दूंगा। लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया उस रात को और मैंने ना सिर्फ अपने भैया भाभी को मार दिया, उनके बच्चों को भी मार दिया और अपनी माँ को भी मार दिया। तो इस तरह के दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना में आप लोगों को एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही होगी कि दौलत, गुरूर और द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये जो भावनाएं होती हैं इंसान को देवता से राक्षस बनने पर मजबूर कर देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। ये चैनल आपका है और मैं आपके लिए इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा जिससे आप लोगों को सीखने को मिले, समाज में हो क्या रहा है जानने को मिले कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों कि आखिर एग्जैक्टली इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारा जो देश है ये कहा जाता था शांति और अमन का देश है, बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। लेकिन यहाँ आए दिन युद्ध हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जिसको सुन करके इंसान पर से इंसानियत उठ जाती है, भरोसा उठ जाता है कि हम कहाँ रहें, किस पे भरोसा करें, क्या करें, जब भाई ही भाई का दुश्मन है, भाई ही भाई का गला रेत रहा है। और ना भाई भाई का गला रेत रहा है बल्कि भाई माँ बेटा, एक माँ जिस कोख से जन्म देती है, माँ उस कोख को हथौड़ी से मार मार करके ख़त्म कर देता है। किसी भी प्रकार से मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता। बस आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि समाज में, दुनिया में ऐसा हो रहा है, आप लोग जागरूक रहिए। क्यों हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।